प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जी के HR जी के सिहागसर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर 2 टॉपिक डल चुके हैं, एक हरियाणा प्रदेश का नामकरण और एक हरियाणा प्रदेश का भूभाग। आज की जो हमारी तीसरी क्लास है, ये वाला जो टॉपिक है इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। HSSC के एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हरियाणा प्रदेश की मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से आप सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही प्यार और उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास समय कम है, हमारी मंजिल नज़दीक है। यदि हम लोग अच्छी मेहनत करते हैं, हमारे जो आने वाले दिनों के जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, हमारे जो मम्मी पापा के सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, आपके भाई बहनों के जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो एक एक मिनट का सदुपयोग करेंगे और बढ़िया एनर्जी के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। तो मैं दोबारा से फिर निवेदन करता हूँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों देखो, जब सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, मन में जो हो सपने वो सपने न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें तो सितारे चुनने के लिए ज़मीन न छोड़ना। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे सामने मंजिल नज़दीक हो तो हमारे को एक बढ़िया मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शुभारंभ करते हैं, हरियाणा प्रदेश की मिट्टी। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की मिट्टी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा राज्य की मिट्टी, और हरियाणा राज्य की मिट्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, डॉक्टर जसबीर सिंह है, डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा प्रदेश का जो भूभाग है उसको 8 भाग के अंदर विभाजित किया है। ऐसे डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा प्रदेश की जो मिट्टी है उसको 6 भागों के अंदर विभाजित किया है। तो आइए पढ़ते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह के आधार पर हरियाणा प्रदेश की मिट्टी का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। देखो भाई, हरियाणा प्रदेश का अधिकांश जो भाग है, हरियाणा प्रदेश का अधिकांश जो भाग है वो मैदानी भाग है। लगभग 68.21% जो हरियाणा प्रदेश का भाग है वो मैदानी भाग है। और इस मैदानी भाग का जो निर्माण है घग्गर और यमुना नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो हरियाणा प्रदेश का अधिकांश भाग मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का जो निर्माण है वो घग्गर और यमुना नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है भाई। तो घग्गर और यमुना नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हमारे हरियाणा प्रदेश का जो मैदानी भाग है उसका निर्माण हुआ है। अब इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं भाई। तो हरियाणा प्रदेश की मिट्टी का वर्गीकरण। तो हरियाणा प्रदेश की मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला भाग है उस पहले भाग के बारे में हम बात करते हैं। तो भाई अत्यंत हल्की मिट्टी, पहला जो इसका भाग हुआ अत्यंत हल्की मिट्टी। तो पहले वर्गीकरण के अंदर आता है अत्यंत हल्की मिट्टी, और अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर बालू प्लस दोमट, बालू प्लस दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर बालू और दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? एक तो ये वाली जो मिट्टी है, हरियाणा प्रदेश का जो फतेहाबाद जिला है, फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है, हिसार जिला है, भिवानी जिला है और महेंद्रगढ़ जिला है। यानी अत्यंत हल्की मिट्टी है, बालू और दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है। यह मिट्टी हमारा हिसार जिला है,
फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है, भिवानी जिला है और महेंद्रगढ़ जिला है। इनके अंदर अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है। अब देखो जिसमें होता क्या है, इसके अंदर यानी एक तो देखो भाई वनस्पति तत्वों की कमी होती है। अत्यंत हल्की मिट्टी में वनस्पति तत्वों की कमी होती है। तो इसके अंदर वनस्पति तत्वों की कमी होती है। बिल्कुल सही है, जब अत्यंत हल्की मिट्टी होगी तो वनस्पति तत्वों की कमी होगी। उसके बाद आता है इस मिट्टी के अंदर चूने के जो अंश होते हैं, चूने के अंश या चूने के अंशों की अधिकता होती है। चूनों के अंशों की अधिकता होती है। उसके बाद ये वाली जो मिट्टी होती है मोटे अनाज के लिए उपयोगी मानी जाती है। वनस्पति तत्वों की कमी होती है, चूने के अंशों की अधिकता होती है, मोटे अनाजों की उपयोगिता होती है, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद बात करते हैं इस मिट्टी का अपरदन, इस मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। इस मिट्टी का अपरदन अधिक होता, बिल्कुल सही। अत्यंत हल्की मिट्टी होगी तो अपरदन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अत्यंत हल्की मिट्टी होगी तो अपरदन भी ज्यादा होगा। देखो भाई पहले कहता बालू और दोमट मिट्टी का मिश्रण है। बालू और दोमट मिट्टी, तो बालू के कण भी होते हैं और दोमट मिट्टी है इसका भी मिश्रण होता है। इन झीलों के अंदर पाई जाती है, वनस्पति तत्वों की कमी होती है। क्यों होती है? देखो भाई जब मिट्टी का अपरदन अधिक होगा, मिट्टी का कटाव होगा। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे तभी रुकेंगे जब मिट्टी स्थिर होगी, और जब इसका अपरदन अधिक होगा तो जो पेड़ पौधे जो वनस्पति तत्व हैं उनके अंदर कमी आएगी भाई, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है वनस्पति तत्वों की कमी है, चूने के जो अंश होते हैं उनकी अधिकता होती है, और जो मोटे अनाज होते हैं, दाल है, मूंग है, ढेंचा है, या एक दो जो फसल होती है जवार है या भाई बाजरा, इस तरह के जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए उपयोगी मानी जाती है जी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो भाई क्या होता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मिट्टी का अपरदन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया। ज्यादातर जो डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं, बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर पूछा जाता है। हरियाणा में जो मृदा अपरदन होता है उसको मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु, हरियाणा में जो मृदा अपरदन होता है उसको रेंगती हुई मृत्यु व निर्दयी शत्रु के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अंदर जो मृदा अपरदन होता है उसको रेंगती हुई मृत्यु व निर्दयी शत्रु के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखोगे भाई। आगे बढ़ते हैं जी। देखो सीधी सी बात है, जब मिट्टी का अपरदन होगा उपजाऊ शक्ति भी कमजोर हो जाती है जी। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है। मृदा अपरदन से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। यहां तक अभी हमने पढ़ा है भाई। तो उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं या जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए ढेंचा और मूंग की फसल पैदा की जाती है या वे उगाई जाती है। तो ये था हरियाणा प्रदेश के अंदर अत्यंत हल्की मिट्टी। उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए ढेंचा और मूंग की फसल पैदा की जाती है, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मृदा अपरदन का रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु। और जैसे मृदा अपरदन होगा तो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, और इसको उपजाऊ बनाने के लिए ढेंचा और जो मूंग जैसी फसल होती है इनका उत्पादन करते हैं जी। तो ये थी अत्यंत हल्की मिट्टी। आगे बढ़ते हैं जी।
नंबर 2 जी, नंबर 2 पे आता है हल्की मिट्टी। नंबर 2 पे आता है हल्की मिट्टी। अब देखो भाई, जो हल्की मिट्टी है इसके अंदर बालू दोमट, ये भाई बालू दोमट प्लस दोमट, बालू दोमट और दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है भाई। तो बालू दोमट और दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है, वो केवल बालू और दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है। ये बालू दोमट यानी उस मिट्टी का मिश्रण और प्लस दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमें देखो भाई क्या होता है, तो बालू दोमट दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है। स्थानीय लोग इस मिट्टी को रोसली या बलुई, रोसली या बलुई दोमट मिट्टी, तो रोसली या बलुई दोमट मिट्टी कहते हैं जी। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग इसको रोसली या बलुई दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब ये वाली जो मिट्टी होती है कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है? ये वाली जो मिट्टी है ये हिसार में, ये वाली जो मिट्टी है भिवानी में, ये वाली जो मिट्टी है गुड़गांव में, ये वाली जो मिट्टी है रेवाड़ी में, और ये वाली जो मिट्टी है हरियाणा के झज्जर जिलों में पाई जाती है जी। तो हरियाणा के झज्जर जिलों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसको रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं या बलुई दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक देखा जाए तो एक ही बात इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाएगा हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली या बलुई दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में मिलेगा अत्यंत हल्की मिट्टी या हल्की मिट्टी। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर क्या आएगा? हल्की मिट्टी। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 3 भाई, नंबर 3 पे आता भाई मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी भाई, देखो भाई जो मध्यम मिट्टी होती है यानी नंबर 3 मध्यम मिट्टी, ये वाली जो मिट्टी होती है भारी दोमट प्लस हल्की दोमट प्लस सामान्य दोमट मिट्टी। तो वे जो मध्यम मिट्टी होती है भारी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टी का मिश्रण होती है। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सी मिलती है। जो वे भारी दोमट है जी, भारी दोमट, तो भारी दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी मिलती है फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका और बेन्नू, इन नक्षत्रों के अंदर मिलती है भारी दोमट मिट्टी। ठीक है। उसके बाद आता है हल्की दोमट, जो हल्की दोमट मिलती है ये मिलती है अम्बाड़ा में और वह गुरुग्राम में, और मिलती हैं गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद आती है सामान्य दोमट, सामान्य दोमट मिट्टी मिलती है करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, और जींद में।
सामान्य दोमट मिट्टी कहाँ पर मिलती है? करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर और जींद के अंदर। तो नंबर 3 थी मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी के भी 3 पार्ट होते हैं, भारी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टी। तो साथियों अभी तक एग्जाम के अंदर इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं बता दूंगा कौन सी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। तो ये थी मध्यम मिट्टी, इसके 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद देखो भाई नंबर 4 पे आता है सामान्यतः भारी दोमट। सामान्यतः भारी दोमट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सामान्यतः भारी दोमट मिट्टी नंबर 4 है, सामान्यतः या सामान्य भारी दोमट मिट्टी। ये वाली जो मिट्टी देखो भाई, ये वाली मिट्टी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में मिलती है भाई। तो भाई सामान्य भारी दोमट मिट्टी है, यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद जिलों में मिलती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है? इस मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है भाई। इस मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। और अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना भाई, अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। एग्जाम में मिलेगा तो यही बात मिलेगी। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, ठीक है? एक लाइन और लिखो। देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है? सामान्यतः, ये लाइन पूछेगा भाई। सामान्यतः ऊंचे भागों में, सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी, सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी भाई। तो सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को बांगर कहा जाता है भाई। तो सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना भाई। तो 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो खादर और एक बांगर। ये खादर और बांगर क्या होते हैं भाई? देखो जो नदियां होती हैं अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं भाई, कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं। और जब वो कंकड़ और जो पत्थर एक स्थान पर जमा हो जाते हैं तो उनको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। और जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी भाई। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम कहते हैं खादर, और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं बांगर भाई। अब देखो पहचान कैसी होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए 4 ऑप्शनों में खादर और बांगर हो तो इसका मतलब या तो खादर आएगा या बांगर आंसर आएगा। लेकिन पहचान कैसे करोगे भाई? खादी, वर्तमान समय में खादी का बड़ा क्रेज है भाई। जो लोग खादी डालते हैं तो वर्तमान समय में डालते हैं, वर्तमान समय में डालते हैं तो इसका मतलब नवीन भाई, ठीक है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, और भाई जो पुराने लोग होते हैं उनको बांगरू लोग बोलते हैं। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। लेकिन एग्जाम में हरियाणा में क्या पूछता है भाई? हरियाणा में पूछता है यदि शब्द लिखा गया हो भाई, शब्द ये लाइन आएगी, सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? 2 ऑप्शन मिलेंगे, खादर और बांगर। तो सामान्यतः शब्द जहां पर आएगा वहां का आंसर आया बांगर। और यदि सीधा सा पूछा गया भाई करनाल, पानीपत, सोनीपत इन जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? खादर और बांगर आएगा तो आंसर आएगा खादर। यदि सामान्यतः शब्द लिखा गया है तो आंसर आएगा बांगर। लगता होगा भाई, मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में न आया हो तो भाई लाइक किया करो, शेयर किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो सर ये बात समझ में नहीं आई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते होगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोनों,
सामान्यतः शब्द आएगा तो आंसर बांगर आएगा, नहीं तो आंसर है खद्दर। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये थी सामान्यतः भारी दोमट मिट्टी भाई, सामान्यतः भारी दोमट मिट्टी। उसके बाद आती है भारी दोमट मिट्टी भाई, उसके बाद आता है भारी दोमट मिट्टी। भारी दोमट मिट्टी भाई, अब देखो भाई जो भारी दोमट मिट्टी होती है, इस मिट्टी को डाक्कर या भाई डाबर के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी को डाक्कर या डाबर के नाम से जाना जाता है। और ये वाली जो मिट्टी है ये भाई थानेसर, थानेसर, फतेहाबाद, फतेहाबाद और जगाधरी। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। तो भाई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, फिर एग्जाम में पूछ सकता है भाई। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, थानेसर में, थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई। देखो ऑप्शन क्या क्या लिखे थे भाई, एक में दिया गया कैथल, एक में दिया गया डाबर, एक ऑप्शन में दिया गया बेट और एक ऑप्शन में दिया गया नीली। ये आंसर आए थे भाई। अब ये आंसर आते ही देखो 1 मिनट में क्वेश्चन निकल जाता है। पूछा है थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैथल मिट्टी का नाम नहीं है भाई। लेकिन बच्चे देखते ही डब्बर को तो 1 मिनट में काट देंगे, डब्बर का तो तेल होता है भाई, मिट्टी कहाँ पे आई, ठीक है ना। तो डब्बर का तेल भी होता है और यहाँ पर मिट्टी को बोला जाता है। और ये मिट्टी थानेसर, फतेहाबाद और जगाधरी के अंदर पाई जाती है भाई, ठीक है। बेट और नीली कल भी पढ़ा था भाई। घग्गर नदी जो बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है वो नली जैसी हो जाती है, नीली। और मारकंडा बेट यानी मारकंडा नदी जिस बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है उसको बोला जाता है बेट। कैथल कट जाता, आंसर आया डाबर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, डाक्कर आ जाए या डाबर आ जाए भाई। आगे चले भाई। आगे आता है नंबर 6 जी। नंबर 6 पे आता है गिरिपादीय मिट्टी भाई, गिरिपादीय मिट्टी, गिरिपादीय मिट्टी। तो भाई जो गिरिपादीय मिट्टी है ये भाई कालका पंचकुला, ये मिलती है भाई कालका पंचकुला में, नारायणगढ़, नारायणपुर या नारायणगढ़ एक ही है, ये अंबाला में है। और भाई जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर में है भाई। तो गिरिपादीय जो मिट्टी है कालका पंचकुला में, नारायणगढ़ अंबाला के अंदर और जगाधरी यमुनानगर के अंदर मिलती है भाई। कल भी हमने पढ़ा था पर्वतों के पाव, तो वहां पर जो मिट्टी मिलती है देखो भाई, कालका पंचकुला के अंदर और नारायणगढ़ अंबाला के अंदर जो मिट्टी मिलती है गिरिपादीय मिट्टी, उस मिट्टी को बोला जाता है घर। उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, घर। कल भी हमने पढ़ी थी भाई, 25 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी के रूप में होता, स्थानीय लोग उसको घर कहते हैं भाई। और यही मिट्टी जगाधरी के अंदर जब मिलती है गिरिपादीय मिट्टी, इसको वहां पे कहते हैं कंधी मिट्टी भाई। तो जगाधरी के अंदर इस मिट्टी को कंधी बोला जाता है और कालका के अंदर और नारायणगढ़ के अंदर इस मिट्टी को बोला जाता है घर भाई, ठीक है। इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर बे बलुआ पत्थर है, इस मिट्टी के अंदर बलुआ पत्थर है, बजरी है और रेत मिलता है भाई। तो इस मिट्टी के अंदर बलुआ पत्थर, बजरी और रेत मिलता है। ये था डॉक्टर जसबीर सिंह के आधार पर वर्गीकरण भाई, मिट्टी का वर्गीकरण। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ही थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, डबर आ जाएगा भाई। किस मिट्टी को घर कहते हैं, किसको कंधी कहते हैं, किस मिट्टी को रोसली मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है भाई। सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है बांगर और सीधा सा जाए तो खद्दर। किसमें वनस्पति तत्वों की कमी होती है भाई, अत्यंत हल्की मिट्टी। किसका प्रदन अधिक होता है, यदि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए ढेंचा और मूंग की फसल पैदा की जाती है, ठीक है भाई। स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते, 2-4 और मोस्ट इंपोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। तो एक बार इनको साफ कर देता हूं भाई मैं।
आ गया तब जो जींद जिला है, जींद जिले की भूमि को भाई सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जींद जिले की भूमि को, तो जींद जिले की भूमि को आयोलियन भूमि के नाम से जाना जाता है भाई। जींद जिले की भूमि को आयोलियन भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण घग्गर और यमुना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ। बहुत बार पूछा गया किस जिले की मिट्टी को आयोलियन भूमि के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद क्वेश्चन आता है हरियाणा के अंदर जिस मिट्टी के अंदर लवणता हो जाती है भाई, जिस मिट्टी के अंदर लवणता हो जाती है उस लवणता वाली मिट्टी को रे और भाई कल्हर के नाम से जाना जाता है भाई। जिस मिट्टी के अंदर लवणता पैदा हो जाती है उस मिट्टी को रे या कल्हर के नाम से जाना जाता है भाई। और हरियाणा के अंदर कितनी प्रतिशत भूमि है जो भाई लवणता से ग्रसित है भाई, तो 32% भूमि हरियाणा प्रदेश की लवणता से ग्रसित है भाई। और आगे हम बात करते हैं केंद्रीय लवणता, केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान भाई। केंद्रीय मिट्टी या केंद्रीय लवणता कह सकते हो, केंद्रीय मिट्टी लिखोगे भाई, एक बार दोबारा से लिख देते हैं जी। तो भाई सीधा सा क्वेश्चन आता है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है करनाल में भाई, करनाल के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में भाई, तो स्थापना 1969 में भाई। तो ये था हरियाणा प्रदेश की मिट्टी का वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और भाई एक दूसरे के ग्रुप में भी शेयर करोगे। प्यारे बच्चों, मैंने कल भी बोला था भाई टेक्निकल कोई टीम नहीं है, एक मोबाइल के अंदर वीडियो बनाता हूँ, इसके टाइम का भी नहीं पता चलता कब ये बंद हो जाए, तो कोई भी लाइन पेंडिंग रह जाती है अगले दिन करवा दूंगा भाई। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये वाला टॉपिक देखो यहाँ पे 25 मिनट के आसपास कवर हो जाता है भाई, और क्लास के अंदर हम लोग बात करें तो कम से कम 1 घंटे का ये टॉपिक है भाई। तो आप लोग भी समझते होगे, टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं और जो चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम करवाते हैं भाई। 1-1 मिनट आप लोगों की वेस्ट नहीं होगी, एक बढ़िया एनर्जी के साथ हम लोग काम करेंगे भाई। तो साथियों, दोबारा से फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इतना प्यार दिया तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी।